नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इलाहाबाद के प्रख्यात थिएटर डायरेक्टर प्रवीण शेखर जी से। उन्होंने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया है, बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया है, बैक स्टेज भी काम किया है और आपको यूपी सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो आज हम जो गपशप करेंगे वो करेंगे प्रवीण शेखर जी के साथ। तो चलिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और उनसे बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गोविंद और दर्शकों को, श्रोताओं को भी नमस्कार। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, ऐसे देखकर, इस माध्यम में देखकर। जी बाकी तो हम सर। लोग रूबरू होते रहते हैं। जी सर। नहीं नहीं सर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि मतलब आपके साथ काम भी किया है, तो आज आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है सर। सेम हियर, हमारे मेरे लिए भी ये दोहरी खुशी की बात है कि जी हम लोग साथ में, हम लोग की रचना यात्रा रही है वो, जी। उसमें बहुत दूर तक हम लोग संग साथ चले हैं और चल रहे हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आपने थिएटर शुरू किया, शायद तो मैं भी नहीं जानता क्या कंडीशन थी, कैसे हालात थे इलाहाबाद में और आप कैसे थिएटर में आए। गोविंद, मेरी शुरुआत वो कोई बहुत इत्तेफाक से नहीं हुई। जी शुरुआत से ही मुझे जो विजुअल लैंग्वेज है, दृश्यों की भाषा है, वो मुझे आकर्षित करती रही है। जी मेरे डैडी कस्टमर सेंट्रल साइज में काम करते थे। उनके जी साथ एक बार उनके ऑफिस के प्रोग्राम में जाना हुआ। उस जी प्रोग्राम में गोरखपुर से कोई नाटक आया हुआ था, कोई क्लासिकल संस्कृत ड्रामा था, जिसको देखकर मेरे मन में जो इमेजेस हैं अभी भी वो दर्ज है। उन्हें देख के लगा कि कोई दृश्य कितना मुखर हो सकता है और कितना इम्प्रेसिव हो सकता है। कोई दृश्य इतना आर्टिकुलेट हो सकता है कि अगर उसमें एक भी बात ना बोली जाए फिर भी कितना कुछ जी कह रहा है वो। तभी से मुझे दृश्यों की भाषा और अच्छी लगने लगी, इसीलिए मैं विजुअल लिटरेसी की ओर अनायास ही मुड़ गया। यानी जो दृश्यों की साक्षरता होती है, जैसे कोई मुझे चित्र है, जी कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, कोई मूविंग इमेज है, सिनेमा का दृश्य हो, देह की भाषा हो, नाटक का दृश्य हो, शायद यही सब वजह था, ये वजह थी कि मुझे नाटकों की ओर वो ले गई। और पहली बार एक इलाहाबाद में एक संस्था हुआ करती थी, युवाणी। युवाणी में ऐसे लोग थे जो आकाशवाणी इलाहाबाद के युवाणी कार्यक्रम में शिरकत किया करते थे, उन लोगों ने बनाई थी। उस संस्था की ओर से यूथ फेस्टिवल में जाना हुआ। मैंने कई सारे और लिटरेरी इवेंट्स में भाग लिया, काव्य अंताक्षरी में और डिबेट में, इलोक्यूशन में। नाटक में भी मैंने भाग लिया और सीनियर थे हमारे राजीव मेहरा सर, उनके साथ मैंने नाटक में बैक स्टेज किया था। मंच के पीछे अपनी कुछ भूमिकाएं निभाई थी और ये मन में ललक थी कि नाटक करूंगा, नाटक करना है। ऐसे ही कुछ और युवा दोस्तों से मुलाकात हुई। इलाहाबाद में एक रंगकर्मी थे रामू वर्मा, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ नाटक किया संयम है कोतवाल। फिर स्कूल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी की ओर से यूथ फेस्टिवल में जाना शुरुआत हुई। तब से लगातार ये यात्रा चल रही है और शुरुआत में लगा कि एक शौक पूरा करने के लिए नाटक, बाद में ये कब जरूरत बन गया और कब ये आदत बन गया, कब ये नशा बन गया और कब ये जिंदगी बन गया, इसका अंदाजा मुझे खुद भी नहीं है। मैं कैसे कैसे इस नाटक के मोह पाश में बहुत सचेत ढंग से फंसता गया और मुझे हर क्षण, हर कदम पे, हर स्टेप पे ये एहसास था कि मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, कुछ चीजें छूट रही हैं, मुझसे जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो छूट रही हैं। लेकिन उसकी कीमत देनी थी और दी गई। तो
बस ये फिर नाटक में आके जुड़ गए, गहरे जुड़ गए, और अब यहाँ ऐसे आ गए हैं कि यहाँ से वापसी का तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। यहाँ आने के निशान तो दिखते हैं, जाने के नहीं दिख रहे हैं। तो जाना क्यों है सर? नाटक ऐसी विधा नहीं जहाँ से जाने की इच्छा हो, होनी भी नहीं जी, चाहिए सर। बिल्कुल जाना भी नहीं चाहूंगा, और किसी न किसी बहाने तो रंग कर्म होता ही रहता है। अब कह ही रहा हूँ, चाहे मंच ना भी मिल पा रहा हो इस संकट के समय, लेकिन दूसरी गतिविधियां हैं, उन सब में इन्वॉल्व होके मैं काम कर रहा हूँ। सर तो जब आप करते थे और आप जब कर रहे हैं, तो जी, क्या चेंजेस आए इतने लंबे समय में? क्योंकि आपने बहुत लंबा समय इलाहाबाद थिएटर में गुज़ारा। तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है? क्या डेवलप हुआ, क्या चेंजेस हुए? क्योंकि इलाहाबाद गोविंद। थिएटर मेरे लिए भी बड़ा काउंट करता है क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से हूँ सर, तो कुछ जी, समय मैं जी, नहीं जी। रहा हूँ। हाँ, लेकिन बहुत चेंजेस की बात करूं तो दोनों तरह का है। एक सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। जी, इस तरह से, जिस तरह से हम लोग नाटक में शामिल होते थे, जी, जिस कमिटमेंट को लेके, ये मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूँ कि नई पीढ़ी को लेके या आज की जनरेशन को लेके, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन और हमारी मुठभेड़ थिएटर थिएटर के दूसरे एलिमेंट्स के साथ या और लोगों के साथ होती थी, वो एक अलग ढंग का था। एक पैशन पैशन अभी भी है, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, किशोर थे, युवा थे, तो उस पैशन और उस सनक, उस जिद और लगन, समर्पण और प्रतिबद्धता का रूप अलग था, उसकी रंगत अलग थी, उसकी तासीर अलग थी। कि और दूसरा ये था कि हाँ, अपने माध्यम को, अपने अनुशासन को, अपने डिसिप्लिन को गहराई से जानने के लिए पूरी कोशिश करते थे। इसमें भटकाव भी होता था, भटके भी खूब हैं, गलत दिशा में चले गए, लेकिन गलत दिशा से जाकर वापस आकर सही रास्ते पर आए, और सही लोग मिले जिन्होंने सही रास्ता दिखाया। और नाटक को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। ये था कि अच्छा नाटक करना है, बेहतर रंगकर्म करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। कैसे करना है ये ठीक ठीक नहीं मालूम, ये करते हुए, गलतियां करते हुए सीखते जाते थे। अब ये है कि अब रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए, नाटक में पैसा बहुत आ गया है, लोग आ गए हैं, संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। पहले एक्ट्रेस थे, एक्टर थे, थिएटर वर्कर थे, थिएटर के लिए कमिटेड लोग थे। अब के लोगों में एक अजीब सा अधैर्य है, उन्हें बहुत जल्दी है, जल्दी होना चाहिए, ठीक, उनकी यात्रा हो सकता है वो चाहते हैं कि जल्दी यात्रा पूरी, लेकिन हम लोगों के साथ के लोग जो आगे अलग मंच पर, अलग दिशाओं में, अलग जगह पर जाना चाहते थे, वो गए और अपने क्षेत्रों में वो कामयाब हैं। जिस तरह की तैयारी होती थी, जो इंटरनल लर्निंग होती थी, सेल्फ लर्निंग होती थी, और विजुअल की भाषा में हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं, उसको जानने समझने के लिए जितने उपाय, जितने खिड़कियां हो सकती थी, उन सबको खोला करते थे, उनकी ओर से झांका करते थे। अगर किसी का नाटक हो रहा है तो, किसी की पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है तो, फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगी है तो, फिल्म सोसाइटी और यूनिवर्सिटी फिल्म में, स्टडी सर्किल में अगर अच्छा सिनेमा दिखाया जा रहा है, अक्सर अच्छा सिनेमा दिखाया जाता था, उन दृश्यों की भाषा को जानने, समझने, बूझने के लिए जाया करते थे। अब यह है कि जो इसे कहते हैं कि कलाओं के अंतर संबंध है या इंटर रिलेशन ऑफ आर्ट्स, इसका बोध बहुत हद तक मिसिंग है। जिनमें है उनमें गहराई, उनमें ये सघनता दिखती है। अपने हमारे लिए जो प्राइमरी सोर्स हुआ करता था,
वो अपने टाइम के जो उपलब्ध लोग, हमारे जीनियस लोग थे, जो जानकार लोग थे, जो ब्रिलियंट लोग थे, वो लोग हुआ करते थे। किताबें हुआ करती थी, जो प्राइमरी सोर्स हुआ करता था। अब की जनरेशन का जो प्राइमरी सोर्स है वो सोशल मीडिया है। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बुक और फेसबुक के बीच का है कि हम अपना याद होगा कि जब हम लोग जब तुम बीएनए में गए, उसके बाद एनएसडी में आए, कितनी किताबें मंगवाया करते थे पढ़ने के लिए, कुछ पन्ने फोटोकॉपी करवा लेने के लिए। कितने नोट्स तुम्हारे ले लेके मैं पढ़ता था कि बीएनए में क्या बताया जा रहा है, एनएसडी में क्या बताया जा रहा है। ऐसे और भी साथियों के साथ जहां जहां भी जानने समझने की गुंजाइश, कोई रास्ता नजर आता था, वहां जाया करते थे। अब यह है कि लोगों में समझ है, संवेदनशीलता है, लेकिन उसका जहां फोकस होना चाहिए वहां फोकस ना होके वो कहीं से शिफ्ट कर जाता है। जो तैयारी होनी चाहिए दूसरे कला माध्यमों के साथ, अपने से अधिक जानकार, चाहे वो उम्र में कम हो या ज्यादा हो, उससे लगातार मिल के अपने आप को अपडेट करते रहना, उससे अपनी समझ को विकसित करना। और किताबों से जो दूरी आ गई है ये बहुत खलने वाली बात है। और आज की पीढ़ी को देखकर ये साफ साफ ये जाहिर होता है कि इनके पास जो सोर्स है, जो स्रोत है जानने का, वो बहुत बेजान, बासी, पुराना और अजीब सा है ये। तो ये मैं कोई आलोचना के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से अपनी पीड़ा भी है ये, क्योंकि मैं भुगत रहा हूँ। मेरे साथ दूसरे कलाकार काम कर रहे हैं, उनमें कुछ ही कलाकार हैं जिनमें ये चमक है, जिनमें ये गहराई है, जो कि किताबों से, दूसरे कला माध्यमों से नजदीकी रखते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनमें चमक दिखती है। लेकिन बहुत से लोगों की भीड़ मैं अपने शहर में देखता हूँ, या इलाहाबाद जैसे तमाम शहरों में देखता हूँ कि एक अजीब सी मीडियाक्रिटी हावी है। ये एक्सीलेंस की ओर देखने, जानने, उसे अचीव करने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें अपने लिए रास्ता ही नहीं बना पा रहे। हाँ, ये बात तो है कि जब हम आपके साथ काम करते थे तो रात रात भर पोस्टर लगाया करते थे। मुझे याद आ गया जी, कि हाँ हवालात हाँ, के पोस्टर खुद ही जी बनाते थे, वो छपता था, कहीं जाके फोटो इकट्ठा करते थे, फिर रात जी, को किसी की गाड़ी से जाके सब लेके लगा रहे हैं। और जब हवालात कर रहे थे तो उस समय होली थी, होली के दिन आपने होली नहीं खेलने दिया था कि नहीं नहीं शो है, हाँ। होली नहीं खेल सकते तुम लोग। अरे तो बहुत सारी चीजें उसमें तो करनी पड़ी थी। और वो याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि सर्दियों की रात में भारंगम के शो के पहले जब इलाहाबाद में दिसंबर में शो था, तो रात में, भोर में, दिसंबर की रात में हम लोग सुबह 4 बजे से रिहर्सल करते थे, क्योंकि डेलीगेसी में जहाँ हम लोग रिहर्सल करते थे वो वहाँ दिन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ दूसरी गतिविधियां होती थी। सुबह 4 बजे, और जबकि रास्ता नहीं सूझता था, भयानक कोहरा, खूब सर्दी, एकदम अजीब सा माहौल था। लेकिन एक वो पूरी टीम में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई तुम थे, आलोक, आशीष, विश्वनाथ, टोनी, सभी में ये जिद कि हमें नाटक करना है और नाटक बहुत अच्छा करना है, और उस नाटक के जरिए ही हमें ग्रो करना है, अपनी ग्रोइंग करनी है। तो ये जो एक लक्ष्य, एक रास्ता मिल जाता है, नाटक के भीतर की जो तीर्थ यात्रा है वो ऐसे ही होती है। वो कि एक अच्छा नाटक करने की जो डेस्टिनेशन होती है, जो लक्ष्य होता है, वो ऐसे ही आता है तमाम नाटकों नहीं, में उसको। वो तो और है। हमने तो तुम लोग जब और नाटक करते थे दूसरी संस्थाओं के साथ भी, तो ये सब में था। उसका फर्क ये पड़ता था, अगर याद करो उस दौर के इलाहाबाद में, तो हर उस आज के जैसे घातक साजिशें और डर्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। एक हर कोई एक दूसरे के सामने एक क्रिएटिव चैलेंज पेश किया करता था। जो सर एक डायरेक्टर्स थे क्वेश्चन है, उनके। सर एक क्वेश्चन हाँ, आया है कि आप आज इतनी परेशानी के बाद भी
कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब जो आप बोल रहे थे कि थिएटर में इतनी परेशानी है, तो उन परेशानियों को के साथ कैसे थिएटर को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, क्या करते हैं? गोविंद, ये बैलेंस या साधने की कला या संतुलन बनाए रखने की जो संगति है, जी। ये थिएटर ही देता है। थिएटर ने हो सकता है मुझे कुछ दुख भी दिए हों, लेकिन थिएटर ने जो सुख दिया है और जो आनंद दिया है और जो जीवन जी। को सहजने की जो युक्ति बताई है, वो अनमोल है, वो बेशकीमती है। उसका कोई मैच नहीं है। तो ये थिएटर तो एक मैं कहता हूं कि जिंदगी वाया थिएटर, कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, एक अपनी जिंदगी जीने के लिए जो मुझे जानना चाहिए, जो मुझे पढ़ना चाहिए, जिनसे मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे देखना चाहिए, जो मुझे सोचना चाहिए, मैं वही कर रहा हूँ। ये सब करने की प्रक्रिया में थिएटर मुझे शक्ति देता है। और थिएटर अपने आप में एक परिवार बनाता है। हर नया नाटक, हर नई रिहर्सल एक अलग ढंग का परिवार बनाता है, ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप एक दूसरे से समृद्ध होते हैं, एक दूसरे को एनरिच करते हैं। तो थिएटर ही बचाया है। और थिएटर के बहाने जो मुझे लोगों से अपने जीवन में मिलने का अवसर मिला, और जिन किताबों के बीच से मुझे गुजरने का अवसर मिला, जिन सिनेमा के बीच से, जिन पेंटिंग्स के बीच, जिन फोटोग्राफी के बीच से, ये तमाम तरह की कला माध्यमों के बीच से जो मुझे गुजरने का, रहने का, आवाजाही करने का जो मुझे मौका मिला, वो थिएटर ही देता है। जीवन में बहुत कुछ निराशा, हताशा कई बार आती है, तात्कालिक होती है, लेकिन जो बृहत्तर अर्थ में, इसे कहते हैं बहुत लार्जर अर्थ में, एक मनुष्य को बचाए रखने के लिए जो एक कला माध्यम करता है, कोई भी आर्ट प्रैक्टिशनर हो किसी भी कला माध्यम का, उसकी कला, उसका माध्यम उसके लिए वही करता है। थिएटर भी मेरे लिए वही करता है। और थिएटर को बचाए रखने या करते रहने के लिए तमाम विसंगतियों, विद्रूपताओं और विपरीत परिस्थितियों के बीच अगर रंगकर्म कर पा रहा हूं, तो जो रंगकर्म विविध माध्यमों से एक जो बनता है, कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की सारी कलाएं, सारा साइंस, सब कुछ है थिएटर में, तो वही देता है। अगर मैं थिएटर नहीं भी कर रहा होता हूँ, तो जिन चीजों के बीच में रहता हूँ, जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, जो उनसे मुझे कल्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मुझे आर्टिस्टिक जॉय मिलता है, जो प्लेजर मिलता है, उसी को तो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, उसी को मैं ले जाता हूँ थिएटर में। तो उसकी भाषा में, थिएटर की लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, तो यही है। सर वो तो है। एक चीज मुझे आपसे बात करते करते याद आया कि जब हम सब लोग थिएटर करते थे, मैं तो बहुत जूनियर रहा हूँ, कि जैसे सचिन तिवारी सर थे या नंदू ठाकुर जी थे, मतलब वो इतना कुछ देते थे पढ़ने के लिए, कि मतलब आपको ये किताब पढ़ना है, आपको ये नाटक करना है। जैसे हम बहुत समय नाटक नहीं करते थे, लेकिन सर के पास जब जाते थे, सचिन सर के पास, तो बहुत सारी किताबें होती थी, वो बहुत पढ़ने को करते थे। तो एक एक होता था रेगुलर मिलना, लोगों से बातचीत करना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल बातचीत करना ही कम हो गया है? आजकल लोग बातचीत ही बिल्कुल नहीं करते। गोविंद, बहुत सच बात, बहुत जरूरी बात तुमने याद की। और ये बहुत उस समय के इस माहौल को, जो पढ़ाई लिखाई की बात तुम कर रहे हो, ये बहुत कोमल पक्ष है। ये मैं याद करना चाहूंगा इसको, कि मुझे याद है कि जो इंसाइट, जो विजन जो मिलता था उस समय के लोगों के साथ काम करके, जैसे सचिन सर के साथ, सचिन सर के साथ हम लोग साल में एक दो नाटक या के 3 4 5 6 7 शो करते थे। लेकिन याद होगा हम लोग नियमित मिलते थे उनके डिपार्टमेंट में जाके, उनके घर पे जाके, या ड्रामेटिक हॉल में जाके। अक्सर वो किसी वर्ल्ड क्लासिक का, जितने ग्रेट मास्टर्स थिएटर के, सिनेमा के, उनका जिक्र किया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। और बहुत मांगने पर जब वो जान जाते थे, लगभग टेस्ट कर लेते थे कि ये जेन्युइन आदमी है,
और किताब को वापस कर देगा, किताब को पढ़ेगा, पढ़ने की चेष्टा करेगा, तब किताब भी दिया करते थे। जी और मैंने शुरुआत की तो थिएटर की जो अच्छी किताबें हैं मैंने उन्हीं से जानी और उनसे किताबें मांग के पढ़ी, और एक आध बार उनसे पूछ के और एक आध बार बिना पूछे मैंने फोटोकॉपी भी कराया, डांट भी खाया इसके लिए मैंने, क्योंकि किताब की जो शेप है वो बिगड़ गई थी। खैर, उस समय याद होगा, अगर और भी लोग थे, मंजुल भैया काम कर रहे थे, मंजुल वर्मा जी सचिन सर के साथ भी काम कर रहे थे, अलग से भी एनसीजीटीसी में रह के वो नाटक डायरेक्ट कर रहे थे, जो वहाँ की रेपर्टरी जी उस दिन के लिए बनी थी। तो उनके पास एक विजन था, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से गए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गए थे, और वहाँ के होनहार विद्यार्थी थे। उनके पास एक पूरा विजन था, समझ थी, थिएटर को जानने समझने का नजरिया था। परिमल दत्ता दादा थे, जिनके पास बांग्ला थिएटर का कितना अथाह है ज्ञान था, अनुभव था, वो सब शेयर किया करते थे। अब संकट ये है कि जो जैसे तुमने बहुत सही बताया कि जो दूरियां हैं, खिंचाव है, ये लोगों में इतना बढ़ गया है कि आपस में जो इंटरेक्शन है वो हो ही नहीं पाता। मिलने जुलने के लिए बहाने लोगों ने ही खत्म कर दिए कि आपस में मिलना जुलना नहीं, सब अपने अपने आइलैंड पे रहते हैं। सबके पास एक अजीब सा ईगो है, सबको एक दूसरे को गिराने की, नीचा दिखाने की युक्तियां हैं, चालें होती हैं। जिस तरह से क्रिएटिव चैलेंज ये लोग संजय दत्त राय, परिमल दत्ता, सचिन सर, मंजुल सर, ये लोग पेश किया करते थे, और एक रचनात्मक किस्म की जो अड्डेबाजी होती थी, कि जो हम लोग की जो आवारागर्दी भी होती थी वो बहुत मीनिंगफुल हुआ करती थी। मुझे याद है कि मैंने कितनी ही बातें अपने दोस्तों से सीखी, जो चाय की दुकानों पे हम लोग बेवजह, जो अब लगता है कि बावजह थी, अड्डेबाजियों से, मिलने जुलने से बहुत सी चीजों का आदान प्रदान, जानकारी की शेयरिंग और केयरिंग भी होती थी। अब वो बहुत बुरी तरीके से मिसिंग है। मैंने कहा, सबके अपने अपने आइलैंड है, सबके अपने अपने अहंकार हैं, और उसकी लोग रक्षा करते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो किसी एजेंडे के तहत। ये जो इमोशनल क्राइसिस है, ये किसी भी कला माध्यम के लिए बहुत घातक है। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले भी चुनौतियां थी और लोगों में मतभेद थे। अब ये है कि कोई वैचारिक समृद्धि लेके लोग नहीं मिलते, छोटे छोटे कामों को लेके लोग मिलते हैं, मिलना जुलना नहीं है लोगों में, खिंचाव है, दूरियां हैं। तो ये बहुत वजह है, और थिएटर ऐसा माध्यम है कि ये संवादों का माध्यम है, ये इंटरेक्शन का माध्यम है। जब तक आप मनुष्य को नहीं जानेंगे, जीवन को नहीं जानेंगे, अपने साथी को नहीं जानेंगे, अपने दोस्तों को नहीं जानेंगे, अपने कलाकार को नहीं जानेंगे, तो ये यात्रा कहाँ आगे तो जाके बंद हो जाती है बिना इसके। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे आपकी बातों से याद आया कि जो मैंने डिप्लोमा किया था अपने एनएसडी में, तो उसकी जी। तैयारी मैंने तो प्रयाग स्टेशन पे कर ली थी। कि जब मैं अभिमन्यु हाँ लोगों के साथ बैठा था तभी मैंने सोच लिया था मैं यही डिप्लोमा करने वाला हूँ, कि मैं ललिता ही करूंगा। तो हाँ, देर जब रात मैं, में अड्डेबाजी होती इस नाटक में, तुम कितनी हाँ बातें वो, करते थे ललिता के बारे में, तभी तो पढ़ के तुम अड्डेबाजी में तभी डिसाइड कर मतलब ये लिया था सब, उस अड्डेबाजी में। और ये उस सब अड्डेबाजी, तैयारी कितनी पहले से एक अनायास तरीके से हो जाती है। वो तो है बिल्कुल, कि अड्डेबाजियां कैसे तैयारी करवाती थी उस समय, कि उसी बिल्कुल। समय जब मैं एनएसडी में गया भी नहीं था, मेरी तैयारी थी कि जाऊंगा तो यही नाटक करूंगा, मुझे यही करना है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट याद आ गया आपकी बातों से, कि कैसे वो और बहुत वो तुम्हारा बहुत कामयाब नाटक था वो तो, मैंने जानकारी है उसके बारे में, देख नहीं सका, लेकिन मेरे दोस्त बताते हैं कि तुम्हारा डिप्लोमा प्रोडक्शन बहुत ही शानदार था, नए ढंग का काम। अच्छा, तो उसकी तैयारी भी मतलब 4 साल 5 साल 6 साल पहले हो गई थी, कि मुझे ये करना है, वो चल रहा था दिमाग में। तो यही तो सब, ये उन सब बैठकों का, या एक हमने कहा कि एक किसी भी कला माध्यम के लिए, नाटक के लिए खास तौर से
एक नैतिक आवारागर्दी चाहिए, राइट। कि वो नैतिक आवारागर्दी हम लोग करते थे किसी हाँ, नैतिक खबर अगर थी, ये शब्द बड़ा अपराध के अच्छा लिए नहीं, और बहुत मॉरल होके बहुत है। मर्यादा का उल्लंघन करते भी थे, तो बहुत मर्यादित ढंग से उल्लंघन करते थे। ये तो है। सर, जब आप डायरेक्ट करते हैं प्ले को, तो उसमें आप किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? एक्टर के साथ भी, अपने प्ले के साथ भी और जब उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, तो अच्छा हो लोगों को पता चले कि एक डायरेक्टर जब सोचता है, तो कैसे सोचता है इन चीज़ों को लेके? गोविंद, पहले तो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में बहुत साफ रहती हैं। अगर नाटक में कोई करने जा रहा हूँ या किसी कंटेंट को लेके मैं नाटक का रूप बना रहा हूँ, नाटक की तरह पेश करने जा रहा हूँ या करना चाहता हूँ, तो किसी स्कूल कॉलेज में किसी संस्था के लिए या कई संस्थाओं के लिए मैं देश में जाके काम करता हूँ, तो उनकी जरूरत पे बात अलग है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें ये नाटक करना है, करवा दीजिए। किसी संस्था ने मुझे बुलाया दूर से और कहा ये नाटक इसको ही करवा दीजिए। लेकिन जब मुझे अपनी पसंद का करना होता है और अपनी टीम के साथ करना होता है, कुछ और टीम है जिनके साथ मैं काम करता हूँ उत्तर प्रदेश में, देश में, तो जब आप चयन की मुझे आजादी होती है, तो कंटेंट को दिमाग में रख के सेचुरेट होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। पढ़ के, कई बार पढ़ के, 2-3 बार पढ़ के, 4 बार पढ़ के, जितनी जैसी जरूरत है कि मैं ठीक से उसे कंसीव कर लूं, कि मेरे भीतर आ जाए, मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब जो उसका कंटेंट का जो कहानी है या जो कविता या नाटक जो उसका एसेंस है, जो उसका सोल है, आ, इसका मुझे अंदाजा कुछ दिन बाद होने लगता है। फिर एक से कहते हैं कि एक मॉडर्न आर्टिस्ट कि मैं अपने टाइम और स्पेस को जानना चाहता हूँ कि मैं आज अगर ये कोई क्लासिक या कोई कर रहा हूँ, तो हमारे आज के टाइम स्पेस में, देश और काल में, समाज में हमें क्या लेके जाना चाहिए। जो मेरा सोशल कंसर्न है, जो मेरी आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा कलात्मक सरोकार है, और जो मेरी जिम्मेदारी है सौंदर्य को लेके, कला को लेके, एस्थेटिक्स को लेके, इन सब के साथ में आज मैं क्या कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ। ये दो चीज जब पता होती है कि कैसे करना है, ये इसके बहुत बार की बात है। पहले मुझे अपने कंटेंट का, अपने नाटक का जो सोल है, जो एसेंस है, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, जो सार है, वो मुझे पता हो, जो मुझे लेके जाना है। अब किस तरह से लेके जाना है, अपने टाइम और स्पेस में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने लोगों के बीच, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं, जो उनकी सेंसिबिलिटी है, उसमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ क्या लेके जाना है। इन दो चीजों के बाद ये आता है कि इसे कैसे लेके जाना है। तो जब विजुअल की बात आती है या दृश्यों की बात आती है, ध्वनियों की, साउंड्स की बात आती है, इमेजेस की बात आती है, तो इसमें जो मेरा लगातार साथ रहते रहते आपके लिए कुछ आकार शुरुआत में एक एब्स्ट्रैक्ट सी इमेजेस आनी शुरू होती हैं। इन इमेजेस के बनने में बाद में वो और रूप लेती हैं, ठीक ठीक साफ होती हैं, चीजें कुछ पहले आउट फोकस होती हैं, फिर फोकस में आती हैं वो। इन सबको बनने में जो मेरी दूसरी तरह की जो लर्निंग है कि मुझे विजुअल्स कविता से आते हैं, मुझे विजुअल्स आलोचना से आते हैं, मुझे विजुअल्स उपन्यास से, कहानी से, फोटोग्राफी से, पेंटिंग से, संगीत को सुनते हुए आते हैं। कितने सारे दृश्य अपने आप के कंटेंट के लिहाज से, जब आप जिस संगीत के साथ दो चार होते हैं, उनके साथ आप रागात्मक रिश्ता बना रहता है, तब वो आते हैं। फिर आपके पास जब इतने तरह के टूल्स रहते हैं, समाज का, लोगों के अनुभव का, अपने कलाकारों का, उनके अनुभव का, उनके जीवन संसार का, इतने कला माध्यमों का, तब चीजों को अपने सोचे हुए को ट्रांसलेट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में
रूपांतरित करने में, रूप ढालने में, उनका कायांतरण करने में तो बहुत सहूलियत हो जाती है। सर वो ऐसे ही बनते हैं। एक सेकंड सर, एक चीज याद आ गई कि जो बिल्कुल। आप इतने सारे मीडियम की बात, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप इतने सारे मीडियम की, पेंटिंग है, म्यूजिक है, ये सारी चीज आजकल अमूमन नए लोगों से मिले तो कहते हैं टाइम नहीं है। तो इतने व्यस्त टाइम से आप इन सारी चीजों के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं सर? इन चीजों के साथ कैसे मतलब तारतम्यता बैठाते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जो लोगों को जानना कि टाइम अलग कैसे। गोविंद, ये जी कोई टाइम टेबल बना के या कोई टाइमलाइन बना के नहीं होता। ये अगर आपकी रुचि है, जी जैसे तुम थिएटर करते थे जी और स्क्रिप्ट क्राफ्ट के अलावा तुम्हें उपन्यास पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर उपन्यास से या कहानियों से तुम्हारा रिश्ता ना होता तो शायद ललिता को, जिसको बहुत कम उम्र में जान गए थे उस बड़े उपन्यास को, जी वो बहुत दिन जान पाते। या सोचो कि लाइट डिजाइन करते हो, तो जो लाइट डिजाइन करते हो वो केवल मंच और लाइट जो इक्विपमेंट है उससे तो नहीं बनता। जीवन में कितना कुछ देख रहे हो, समाज में, दुनिया में, कितना जो इमेजिनेशन आता है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं सब चीजों से बनता है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, तो ये अजीब सा, ये खुद को भरमाने का, खुद को बहलाने का एक बहाना है। कोई टाइमलाइन नहीं होता या कोई टाइम टेबल नहीं होता कि मैं इतने से इतने संगीत सुनूंगा, इतने से इतने मैं पढ़ूंगा। अगर आपकी पढ़ने की आदत है तो आप कभी भी पढ़ेंगे। अगर आपकी लिखने की आदत है, आप कभी भी लिख लेंगे। आपके शहर में कोई पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है, आप जाके देख सकते हैं। म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, जाके देख सकते हैं। अब तो इतना साधन उपलब्ध हो गया है कि आप दुनिया, ठीक है, आप मौलिक कृति एग्जीबिशन में जाकर देख पाते हैं, लेकिन जो क्लासिक्स हैं, जो बड़े लोगों के काम है, जो बड़े आर्टिस्ट का काम है, अब तो इंटरनेट के जरिए आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं कि कभी भी गुजरने का मन कि ये आखिर इंडियन फोक पेंटिंग क्या है, इंडियन पेंटिंग क्या है, इसके रूट्स क्या है, कैसे शुरुआत हुई, इसके कंपैरिजन में इसी के कंटेम्प्ररी दुनिया में क्या काम हो रहा था, जरा उसको देखें। तो ये रुचि की बात होती है कि जी अगर मुझे शहर में कोई गोष्ठी हो रही है, कोई हिंदी का बड़ा कवि या उर्दू का बड़ा कवि, संस्कृत का बड़ा कवि या लोक भाषा का कोई बड़ा कवि आलोचक बोल रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाना चाहिए किसी को सुनने के लिए कि हमारे फला नाटक में, फला दृश्य में ये काम आएगा। वो आपकी जो इंसाइट है, जो आपकी अंतर्दृष्टि है, उसको डेवलप करेगा। वो कभी भी आपके काम आएगा। कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये आपको पता नहीं होता है। दरअसल एक व्यक्तित्व को बनाने में, उसको निखारने में, एक मॉडर्न मैन बनाने में जिन चीजों की जरूरत होती है वो यही सब चीजें हैं कि एक वर्ल्ड विजन या वर्ल्ड व्यू, विश्व दृष्टि या अंतर्दृष्टि को डेवलप करने में, विकसित करने में ये सब काम आता है। आखिर जो आज का युवक किशोर कहता है टाइम नहीं, तो आखिर टाइम है उसके पास किस चीज का? जब वो घंटों चैट कर सकता है किसी और माध्यम पे, घंटों कुछ और चीजें देख सकता है, तो उसी विकल्प में से कुछ समय निकाल के अगर वो जाए, तो जाके देखे तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत और सीखने लायक के लायक। सर, ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, और मुझे लगता है कि लोगों के पास कुछ नहीं रहता, आखिरी में टाइम ही रह जाता है। टाइम ही आपके पास है जो बिल्कुल, आप मैनेज कर टाइम तो पूरा। लोग के कंट्रोल में, यही तो मैंने जो आपने कहा कि मैनेज करने वाली बात है कि अगर लोग मैनेज कर ले तो ये बहुत आसान है। ये हो सकता है कि लोग के पास संसाधन ना हो, लेकिन टाइम तो है ही ना। टाइम है, टाइम इकलौती चीज उनके पास है जिससे वो टाइम है। आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो टाइम को कभी समझते नहीं। तो इसलिए हाँ, मैंने कि कहा वही कि कि वो प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी ना कि हम किस चीज को कितना टाइम दे रहे हैं और कितने यूजलेस चीजों पर टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, कितना देना चाहिए। कि ये एक प्लानिंग और मैनेजमेंट तो करना ही होगा।
भले वो सोच समझ के हो चाहे वो बिना सोचे हो। जी, आखिर तुम्हारे संगीत से तुम्हारा रिश्ता ना होता, अगर संगीत ना तुम सुनते रहते तो तानसेन जैसा नाटक कैसे बना पाते? कभी नहीं क्या बना पाते। क्या क्लासिकल संगीत सुनने के लिए अलग कोई सुबह 4 से 6 बैठते थे अलग से? लेकिन नहीं, पता नहीं कभी तुमने कब सुना, कब कैसे सुना, कितना सुना, जब मौका मिला तब सुन लिया, जहां मौका मिला तब सुन लिया। तो ये उसकी इंसाइट थी, तुम्हारे पास क्लासिकल म्यूजिक का इंसाइट है थी, और उसकी अंतर्दृष्टि थी, समझ थी, तो तानसेन जैसा नाटक बना पाए, नहीं तो कहाँ से बनता ये? जी। लेकिन उसके लिए कोई अलग से तुमने कोई पीरियड नहीं बनाया होगा कि ना, कि हम लाइट का जो एस्थेटिक्स है इतने बजे पढ़ेंगे, म्यूजिक का जो एस्थेटिक्स है क्लासिकल वाला इतना, फोक वाला इतना पढ़ेंगे। तो ये तो अपने आप ही आया ना ये। नहीं, नहीं, तो इसीलिए तो था कि मतलब आप इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी जो लोग थिएटर कर रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको कितनी मेहनत करनी है, कितनी चीज़ों को जानना है, कि ये कहना बिल्कुल। कि टाइम नहीं होता है, कैसे मैनेज करें। हम हर किसी के काम को देखते हैं, कहते हैं ये बड़ा आदमी है, इसने इतने प्ले कर लिए, लेकिन उसके स्ट्रगल के पीछे की चीज़ों को नहीं देखते, कि कैसे वहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल गोविंद, कई बार लगता है कि ऐसे लोग देख के लगता है कि ये ऋषि मुनि संत महात्मा लोग कितना कुछ जानते हैं और कब इन्होंने पढ़ रखा। जैसे मैं रतन दास से मिलता हूँ, भानु सर से मिलता हूँ, भानु भारती सर से, या रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता सर, या इलाहाबाद में उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक है शमसुर रहमान फारूकी साहब। जी, उन्हें मिलते ही लगता है कि ये दुनिया में क्या है जो नहीं जानते। जी, इन्हें लगता है कि ये ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि हैं कि जिन्हें दुनिया का इतना सारा ज्ञान अ, नाटक का या उनके माध्यम का, उनके विषय का नहीं, इतना कुछ कैसे जानते हैं, कहाँ से जान गए? तो तुमने कहा कि उनसे मिलने के बाद लगता है कि कैसे जानते हैं ये लोग, तो कब सीखा उन्होंने, कब जाना? तो ये सब उनसे सिद्ध लोगों को देखकर उनसे ये सीखा जा सकता है और उनसे ये ग्रहण किया जा सकता हाँ सर, वैसे सर आपने बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया है, बहुत सारे, मुझे पता है। तो है। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है, मतलब जिनसे आप अगर बहुत मुझे प्रभावित हुए? मैं रतन दा के साथ मतलब मेरा जुड़ाव बहुत गहरे रहा है, और बहुत उनका मैं उनसे बहुत सीखा है मैंने। भानु जी, भारती सर से मैंने सीखा है। लेकिन जो मुझे काम प्रभावित करता है, रतन थियाम, भानु भारती सर के अलावा, और कारण जी का, बीवी कारण जी का काम देखा मैंने, और उनके साथ नाटक भी किया मैंने, और रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता का काम। ये सीखने के लिहाज से जिन लोगों के काम से मैं प्रभावित हूँ, जो आज काम कर रहे हैं, उनमें सुनील शानबाग हैं, मोहित टकालकर हैं, अभिषेक मजूमदार, और ये लोग मुझसे थोड़ा मेरे समकालीन हैं, कुछ बड़े होंगे, कुछ महीनों के छोटे होंगे, लेकिन इन लोगों का काम मुझे प्रभावित करता है। और बहुतेरे नाम हैं जिनसे जिनके काम में एक अलग अलग दृष्टि दिखती है, जिनसे अलग अलग चीजें सीखी जा सकती हैं। लेकिन अगर मुझे किसी का नाटक साथ लेके चलना हो, साथ लेके जीना हो, और ड्रीम जिसे कहते हैं कि मतलब मैं चाहता हूं कि मैं रतन थीयम जैसा नाटक बना सकूं, मेरा सपना है, जरूर सर। और मैं वैसा कर सकूं, मैं उन्हीं का नाटक लेके साथ रहना चाहूंगा। और सर ऐसा क्या है, मतलब रतन श्याम जी के प्ले में जिससे आप इतने प्रभावित हैं, या आपको प्रभावित करता जो है? एक भारतीयपन के साथ जो इंडियन न्यूएंसेस हैं, और भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय दृश्य हैं, भारतीय सपने हैं, इनके साथ जिस तरह से वो विश्व दृष्टि को शामिल करते हैं, और जो भव्यता है, एक अलग किस्म की जो एक भव्यता है, और हर दृश्य अपने आप में एक कविता सा, एक जो पोएटिक प्लेजर देता है।
कि एक थिएटर ऑफ ग्रैंड्योर से कहते हैं कि भव्यता का रंगमंच, और जो कलर्स हैं उनके यहाँ, जो आप जिन चीजों की आप कल्पना नहीं करते वो सामने आ जाता है, और साधारण सी चीजें असाधारण ढंग से इस तरह से वो लाते हैं आपके बीच में, और यहाँ तक कि असाधारण चीजों को बहुत साधारण ढंग से ले आते हैं, तो वो बहुत चमत्कृत करता है। और जो उनके नाटकों का विषय होता है, जो चाहे वो एंटी वॉर स्टेटमेंट हो या कोई भी हो, और भी दूसरी चीजें हैं, सेंसिबिलिटी को लेके, पर्यावरण को लेके, समाज को लेके, राजनीति को लेके, जिस तरीके से और जिस सौंदर्य के साथ वो बात कहते हैं, वो बहुत मुझे आकर्षित करता है। और मेरी निजी पसंद में उनके नाटक बहुत गहरे हैं। वो तो है सर, वो तो मैंने भी देखा है, उनका विजुअल, उनका लाइट्स। अगर लाइट्स में आज करता हूँ तो उन्हीं की देन है कि मतलब उनसे बड़ा प्रभावित रहा। हिमकर पांडे बिल्कुल। जी का एक क्वेश्चन है, हिमकर पांडे जी का एक क्वेश्चन है हाँ कि हाँ। प्रवीण सर, आपने कभी मुंबई जाने के बारे में नहीं सोचा? बम्बई जाने के बारे में हिमकर मैंने सोचा, और कई बार मन में आया, और ये सोचना बहुत ज्यादा हुआ जब मेरे ही दोस्तों ने बहुत जिद करके मुझे बुलाने की कोशिश की। लेकिन वही होता है कि कई फुटकर काम से, कई छोटे छोटे काम से, कुछ एक डॉक्यूमेंट्रीज लिखने के लिए और कुछ थिएटर के प्रोग्राम डिजाइन करने के सिलसिले में मैं बम्बई कई बार गया, और वहाँ कुछ छोटे मोटे काम भी किए। लेकिन परमानेंट तरीके से वहां रहने की ठिकाना बनाने में मेरे मन में ललक जरूर थी। लेकिन कुछ दुनियावी जाल पेंच और निजी उलझने और पारिवारिक तरीके से जो जिम्मेदारी होती है, उसके तहत मुझे लगता है कि अब देरी हो गई है, और अब एक विजिट के तौर पे, कभी कभार के तौर पे जो मेरा जाना होता है, कभी गया कुछ काम करके आ गया, अगर कोई काम वहां से आ जाता है तो ठीक है, जो कि बहुत ही कम आता है। और लेकिन बसने के बारे में मेरे मन में ख्याल आया, लेकिन जिसे कहते हैं कि जब अवस्था थी तो अवसर नहीं था, अब अवसर है तो अवस्था नहीं है। हाँ, ये होता है कभी कभी कि कहाँ कहाँ जी। कैसे कैसे करें। अब इस उम्र में जाके किस चीज के लिए मैं स्ट्रगल करूं, किस कहाँ अपने आप को पिच करूं, कौन सा मेरा फोटे होगा जो जिसे मैं दिखाऊं लोगों को, बताऊं लोगों को, या अपने नहीं आप नहीं को कहाँ मैं पिच करूं। तो ये सब संकट है। नहीं नहीं, वो आपका फोटो तो ऑलरेडी बन चुका है सर, इतना काम करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अब वो ऐसे कुछ आ जाए तो अलग बात है। जी। जी सर, तो वो जो आप बता रहे थे कि आप जब काम करते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस होता है, लड़कों के साथ कैसे हाँ करते हैं, मैंने बीच में रोक दिया था। आ, 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 हाँ, मतलब ये मैंने कहा कि उसके बाद जो मेरे विजुअल्स यहाँ आते हैं, उसके बाद जो थिएटर का जो क्राफ्ट है, कि जैसे मुझे डिजाइन को लेके या अपने एक्टर्स के साथ काम करने को लिहाज से, एक्टर हमारा किस कैपेसिटी का है, और उसकी देह भाषा को लेके, क्योंकि कुछ एक्टर हैं जिन पे मैं बहुत अंधविश्वास करता हूँ उनकी क्षमता पर, अगर वो साथ में है तो मैं छोड़ देता। अगर कोई एक्टर नया है, किसी कच्चीपन का शिकार है, या कोई पूर्वग्रह पूर्व से ग्रस्त है, कोई फ्रेम बना के आया है, तो उसके साथ अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। और लेकिन मैंने कहा कि जो मेरी विजुअल्स हैं वो मेरे अलग अलग, जो मेरे पास मेरी अपनी पूंजी है वहां से आते हैं। और पहला विजुअल बहुत हो सकता है कि एक आउट फोकस और अमूर्त सा, ये जो नाटक का एसेंस है वो, और आप वो नाटक का कंटेंट अपने देश और समाज में, अपने देश और काल में कैसे जाएगा, कैसे ट्रेवल करेगा, वो क्रिएट वहीं से होता है। उसे रूप और आकार देने वाली बात
जो थिएटर के टूल्स हैं, जो क्राफ्ट है, उनसे बनते हैं। वो उसमें अलग अलग प्रमुख तौर पर अभिनेता, उसकी आवाज, उसका शरीर और उसका अपीयरेंस, और जिस तरह से वो स्पेस को चार्ज करता है, स्पेस को काटता है, उसके अलावा अब उसी को इनहेंस करने के लिए म्यूजिक या दूसरी चीजें, नाटक में फिर लाइट एक अपने आप में एक मैं कई तरह से नाटक की लाइट को देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। एक तो नैरेटिव को बढ़ाने के लिए, दूसरा अपने आप में एक कैरेक्टर के लिए, कि मुझे नाटक की लाइट या नाटक के जो शेड्स हैं, ये अपने आप में एक, मैं उसे कैरेक्टर मान के सम्मान देता हूँ। और इसी लिहाज से उनकी रचना, उनका कंपोजिशन और दृश्यों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल उसी लिहाज से करता हूँ। अलग मौकों पर ये हो सकता है कि एक चीजों को फोकस में लाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी या उसका मीनिंग बताने के लिए, समझाने के लिए, या एक नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो है। तो इसमें बाकी चीजें भी आती हैं, सीनिक डिजाइन, फिर नाटक का अपने आप का जो कलर है, वो डिजाइन का कलर, एक नाटक शुरुआत में ही उसका कंटेंट और बहुत कुछ आपको सुझा देता है। वो कलर भी बता देता है, आपके टोन ही बता देता है, मूड ही बता देता है। और फिर आपको मैंने कहा ना, बार बार मैं इस जुमले का इस्तेमाल करता हूँ कि टाइम एंड स्पेस, उसके साथ आपको सिंक कराना पड़ता है। तो उसी में चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं और बाद में एडिट होते होते अंतिम रूप जाके लेती हैं। लेकिन कई बार ये अंतिम रूप भी कोई अंतिम रूप नहीं होता। 3-4-5 शो के बाद, या जैसे हवालात नाटक अभी भी चल रहा है, तो वो लगातार बनता रहता है। वो उसका बनना का भी पूरा नहीं होता है। नाटक या कोई भी इस तरह का जो जीवंत फॉर्म, कोई भी कला है, वो अंतिम तो कभी नहीं होती है, हर बार एक नई होती है, हमेशा नया होता है, इस तरह से बनता है वो। हाँ, बिल्कुल सही है सर। वो लगातार सोचते रहना, लगातार उसमें मनन करते रहना, लगातार कभी डिजाइन आती है, कभी टेक्स्ट आता है, तो बहुत बिल्कुल। सारी चीजें, तो बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने शुरुआत की थी ना कि आज के लोग बहुत जल्दी चीजें चाहते हैं, हाँ तो हाँ, डायरेक्शन करना है तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज्यादा सोचना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने माध्यम के लिए ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, ये है, ये सीधी सी बात ये है। जब ईमानदारी आएगी तो आप, जैसे आप रिलेशनशिप में जब आप ऑनेस्ट होते हैं या ईमानदारी बरतते हैं, तो कितनी चीजें उसमें डालनी पड़ती हैं। तो ठीक वैसे ही कि अपने मीडियम को अगर आप प्यार करते हैं, तो आप उसके साथ बहुत आपका ईमानदार किस्म का संबंध है, तो उसको सुंदर बनाने के लिए जो भी चीजें हो सकती है, आप सब कुछ करेंगे, करना चाहेंगे। जैसे जैसे हो सकेगा वो सब कुछ करना होगा, करना चाहिए, तभी तो निखरेगा वो। कि जैसे मैं फिर से तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम लाइट डायरेक्शन के साथ लाइट में स्पेशलाइज की अपने आप, तो उसको डेवलप करने के लिए ये तो है नहीं कि जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी तरह की लाइट्स हैं, जानते हो, उनका इस्तेमाल जान गए, उनका मैकेनिज्म जान गए, कौन सी लाइट कहाँ जलेगी, क्या इंटेंसिटी आएगी, क्या कैसे दिखती है, सब जान गए। अगर एक क्राफ्टमैन जैसा करते तो इतना ही काफी था। लेकिन एक आर्टिस्ट कैसे काम की कि इसको डेवलप करने के लिए कोरिया गए, इंग्लैंड गए, फिर अपने आप की जाने कितनी किताबें पढ़ी, कितने लोगों का नाटक देखा होगा, समझा होगा, दुनिया का काम देखा होगा, क्योंकि अपने आप उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अपने मीडियम से प्यार करते हो, उसे अच्छा बनाना चाहते हो, सबसे अलग बनाना चाहते हो, ताकि तुम्हारा एक सिग्नेचर हो। इसलिए जब अपने माध्यम से आप प्यार करते हैं, चाहे अभिनय के माध्यम से हो, चाहे डिजाइन के माध्यम से हो,
तो उसमें जब आप ईमानदारी डालेंगे तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसको निखारने के लिए आप वो सारी युक्तियां अपनाएंगे, सारे उपाय करें। तो सर एक बात, आप तो लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो कौन सी चीज पहले आती है जब आप डायरेक्ट करते हैं? क्या आपके लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट होता है, कि एक्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, या निर्देशन इंपॉर्टेंट होता है? मतलब कौन सी चीज पहले लीड करती है सबसे पहले? गोविंद, ये ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं नाटक नहीं लिखता। नहीं, आप मैं नाटक लिखता नहीं हूँ, लिखते? जी। लेकिन नाटक में इसे नाटक को उसे लिखना क्या, उसे करने लायक बनाने के लिए जो लेखन होता है, जो अपनी टीम के साथ होता है, जिसे इम्प्रोवाइजेशन कह सकते हैं। कुछ दृश्यों का पुनर्लेखन और कुछ दृश्यों को नए ढंग से लिखना या कुछ नया दृश्य लिखना, यहाँ तक तो सीमित। जब मुझे लगता है कि जो बात मेरे मन में है वो बात निकल के नहीं आ रही नाटक में जो लिखा गया है उससे, तो फिर लिखने की जरूरत पड़ती है। जो मेरा लेखन है वो मेरा आर्ट कल्चर और इस सिनेरियो पे है, सिनेमा पर, थिएटर पर, म्यूजिक पे, पेंटिंग पे, सब पे, लाइफ स्टाइल पर, लिटरेचर पर लिखता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मन में आती हैं कि ये नाटक का हिस्सा होना चाहिए, तो उनको लेकिन वो नाटक में जगह नहीं पा सकती, क्योंकि उनके लिए जो पूरी नाटक की बुनावट है, जो पूरी संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें वो जगह नहीं बनती उनके लिए उस तरह से। तब मैं लिखता हूँ। यह नाटक करने के दौरान लिखने करने को कोई बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कोई नाटक मैंने किया, इसे इस बीते भारंगम में खारू खरा किस्सा हुआ, तो मेरे मन में आया कि ये इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, कैसे बना ये, इस चीज को मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को मैं कैसे शेयर करूं, या इस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को मैं कैसे यूनिवर्सल बनाऊं, ये नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके लिए फिर मुझे मैंने लिखा, उसकी जो प्रस्तुति प्रक्रिया है वो लिखी मैंने। ये बहुत सी चीजें जो मुझे किसी तरह से सुखद या दुखद तरीके से डिस्टर्ब करती है या बेचैन करती है, उस पे कलम चलाने का मन कहता है, लिख देता हूँ। और ये हो सकता है कि लोग ये नाटक का हिस्सा न बन पाए, लेकिन ये सब नाटक से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। कि जो मेरा लेखन है, उसे अगर मैं कहूँ कि दोस्त मेरे कहते हैं कि मैं ठीक ठाक लिखता हूँ और पढ़ने लायक लिखता हूँ, तो उसमें ये जो शैली है, जो मुझे इसके लिखने का जो तरीका है, ये मुझे नाटक ने ही सिखाया है। और नाटक से ही, थिएटर से ही समृद्ध हुआ है मेरा लेखन। और वो लिखना कभी कभी सीधे तौर पर थिएटर के में उसके काम में आ जाता है, नहीं और नहीं, वो अलग। क्योंकि अगर जब हम लोग हवालात कर रहे थे, या अभी भी हवालात पढ़े, तो आपने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मतलब जो हवालात हम करते थे या जो आपने जी कराए जी, हैं, और जो एक्चुअल हवालात है, उसमें गोविंद बहुत याद होगा चेंजेस। कि हाँ, जो तुमने पढ़ा भी होगा, किया भी होगा, वो स्क्रिप्ट तो मुश्किल से 20 मिनट की है, लेकिन हम लोग जब करते हैं तो 1 घंटे 5 मिनट में करते हैं। जी। तो इतने दृश्य शुरुआत के लिखे गए, बाद के लिखे गए। मैंने कहा ना कि जब उस नाटक को ही करने लायक बनाने में, करने लायक से मेरा आशय ये है कि जो मैं चाहता हूँ उस लायक बनाने में, और उसमें कोई मेरा अकेले का योगदान नहीं होता, उसे टीम के साथियों का योगदान होता है। कि जैसे मैं हवालात या जश्न बचपन में हुआ, तीसमार खां, ऐसे तमाम नाटकों के लेखन का, पुनर्लेखन का श्रेय मैं अकेले नहीं शेयर करता। टीम के लोग, याद है कि तुम, आशीष गो और आलोक, विश्वनाथ, एक लाइन मेरे मन में आई तो बारी बारी से एक एक दो दो लाइन और लोग सोचते थे, अगर लगता है हाँ ये करके देखते हैं, रिहर्सल करके देखते थे, तो उससे बात बनती। तो जो नाटक का पुनर्लेखन है, चाहे वो हवालात को फिर से लिख डालने वाली बात हो या और नाटकों की बात, वो तो टीम में ही बनती है। हो सकता है इसमें किसी एक को लीड लेना पड़ता है, या एक जागरूक दर्शक या जागरूक लेखक के रूप में बैठना पड़ता है
कि वो तो मैंने कहा ना कि वो मेरे साथी अभिनेताओं का कमाल है या उनकी संगत का असर है कि वो नाटक उस तरह से जी। बने। और बाकी लेखन तो अलग किस्म का, जो मैंने कहा कि अलग अलग विषयों पर लिखता हूँ, जिन्हें नाटकों में जगह नहीं बन पाती जिनकी, और जिन्हें नहीं दे पाता हूँ उनको मैं मैं आपके लेखन से एक सवाल आया, क्योंकि जब आप लिखते थे तो हम अमर उजाला हमेशा खरीदते थे कि प्रवीण जी ने लिखा है, अब किसके बारे में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हाँ, किसके बारे में बातें होंगी। तो बड़ा मजा आता था, उस दौर में पेपर पढ़ने का क्रेज होता था। आजकल पेपर पढ़ने का क्रेज खत्म हुआ है, क्योंकि आलोचना होती नहीं, रिव्यू लिख दिया जाता है। गोविंद, उस समय मैं नाटक में समीक्षा अमर उजाला की लिखा करता था, और वो एक तरह से वो ख्याति तो मिली ही, लेकिन कुख्याति भी बहुत मिली। तो उस समय का माहौल इलाहाबाद में एक अलग था कि अंग्रेजी में मिसेस दुसुंजा धवन लिख रही थी, और अमर उजाला अखबार में और संडे मेल या कभी कभी सहारा समय के लिए मैं लिखा करता था। हिंदुस्तान में धनंजय चोपड़ा लिखा करते थे, और जी। लोग इन समीक्षाओं की प्रतीक्षा करते थे। ये अलग बात है कि उससे साथ ही दिक्कत ये थी कि मैं थिएटर करता हूँ, और मुझे लिखने की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो मेरा काम था। जी। तो ऐसे में लोगों को लगता था कि ये थिएटर का इंसाइडर होके एक तो बहुत सारी चीजें जानता है, जो चीज वो छिपाते थे वो भी मैं जानता था। तो इसकी तकलीफ दूसरी, मुझे लगता था कि ये थिएटर वाला है तो ये जानबूझ के मेरे बारे में ऐसा लिखा होगा, तो वो कलंक भी कई बार अनजाने और अनचाहे ढंग से आके लगता था। तो ये आलोचना भी होती रही, लेकिन एक लार्जर कनेक्ट में जो जिम्मेदारी थी वो पाठकों की और दर्शकों की। जब दर्शक नाटक देखने के बाद सुबह उसकी समीक्षा पढ़ता था, तो याद होगा कि लोग फोन करते थे, मिल के बात करते थे, उन्हें लिखे पर भरोसा था, विश्वास था। तो वो लिखना भी अगर संभव हो सका, तो जो समझ विकसित की थी नाटक ने, तो उसी की वजह से ये बन सका। वो लेखन अभी भी चल रहा है, और लेकिन अलग किस्म का लेखन है वो हाँ, क्योंकि कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछा मैंने, क्योंकि आज जब हम आलोचनाएं पढ़ते हैं तो आलोचना नहीं होती, मतलब एक मजा आता था, उससे लोग सीखते थे, उससे जानकारी मिलती थी, बड़े ही भले ही लोग क्रिटिसाइज करें, हर समय हर युग में लोग रहे हैं जो अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, लेकिन पेपर में लिखने का अर्थ तो ये ना, लोगों को कुछ मिल जाए, तो हाँ, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नॉलेज गेन होती थी। ऐसा नहीं होता था कि आपने जबरदस्ती लिखा, आप उसके साथ लिखते थे कि क्यों लिखा है मैंने, अगर कोई बात कही है तो बिल्कुल। कोट होता था, तो आज वो गोविंद, कोट होना ही। वो समीक्षा थी, अब यह हाँ। रिपोर्टिंग होती है। हाँ, अब वही बता रहा हूँ। वो एक समीक्षा होती है कि हमें एक क्या अच्छा था, क्यों अच्छा था, क्या खराब था तो क्यों खराब था, और उसका एक प्रॉपर लॉजिक जी। हुआ करता है, एक रीजन के साथ आते थे, क्योंकि वो हम्म। रीजन बनता था क्योंकि उसमें मुझे लाभ ये था कि मैं नाटक करता था। हम्म। अब ये है कि अब रिपोर्टिंग होती है, नाटक की जी। दो तीन लाइन में कहानी बता दी गई, कुछ कलाकारों के नाम बता दिए गए, खाली आपको इतना ही पता चलता है कि अमुक जगह पर अमुक दिन अमुक समय ये अमुक नाटक हुआ। अब समीक्षा अखबारों से गायब है। वो समीक्षा कुछ जगहों पे है, एक हिंदी की कुछ अखबार है, गिनती के अखबार है एक दो, और कुछ न्यूज पोर्टल है जहां पर समीक्षा होती है, या सोशल मीडिया पर कुछ सुजान और सचेत समीक्षक हैं जिनके लिखे का लोग भरोसा करते हैं। डॉक्टर अमितेश कुमार, संगम पांडे जी हैं, शुकेश मिश्र जी हैं, जिनकी समीक्षा पर लोग भरोसा करते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन समीक्षा में एक बात जो मुझे आजकल नहीं मिलती, मतलब जब मैं पढ़ता हूँ, वो लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा है। जब आप लिखते थे उस समय ऐसा नहीं होता था कि हमने किसी के बारे में सिर्फ लिख दिया, ये भी होता था ना कि क्यों है ऐसा, किस लिए ऐसा है।
आप बकायदा कोट करते थे कि मतलब इस वजह से ऐसा है। तो वो इसके दो रीजन, इसका दो कारण हो सकता है। एक तो जो लेखक है उसे इस बात का पता ना हो, उसे इस बात की जानकारी ना हो, उसके पास जो थिएटर एप्रिसिएशन है, जो नाट्य कला का जो रसास्वादन है, उसे पता ना हो, मतलब उस माध्यम के प्रति अज्ञानता। एक बात, दूसरी बात कि अखबार की प्राथमिकता। हो सकता है कि कोई ट्रेंड समीक्षक या रिपोर्टर फील्ड में नहीं जाता। मैंने कई बार देखा है कि जो रिपोर्टर दूसरे बीट पे काम कर रहे हैं, मतलब क्राइम पे काम कर रहे हैं, उन्हें कल्चर पे लगा दिया जाता है। तो कल्चर स्पोर्ट्स एक ऐसी बीट है कि जिसपे आपको एक एक्टिव ट्रेनिंग ना भी हो तो एक आपको समझ चाहिए। आपको इन माध्यमों को, या कोई भी कला माध्यम हो, म्यूजिक है या संगीत समीक्षा हो, किसी कला प्रदर्शनी में पेंटिंग की समीक्षा हो, उसके लिए आपको समझ की जरूरत है। तो ये हो सकता है कि आज के मीडिया में, अखबार के में एजेंडे में ना हो कि कोई ट्रेंड रिपोर्टर या प्रशिक्षित आलोचक समालोचक चाहिए, या वो बाहर से भी कोई आउटसोर्स करने में रुचि ना हो। ये संकट तो है, ये बात हर कोई महसूस करता है। इसीलिए ना कोई अब समीक्षा पढ़ता है, और ना आज की समीक्षा का कोई रंग कर्म के भले के लिए, ना एक दर्शक बनाने में, न बिगाड़ने में कोई योगदान है। हाँ, क्योंकि वो होना चाहिए, क्योंकि पहले उससे लोग बहुत सीखते थे और बहुत नॉलेज बनता था। क्योंकि निश्चित हर अब कोई। सर, काफी टाइम मैंने आपका लिया है। एक क्वेश्चन और, कि हमारा बिल्कुल थिएटर बिल्कुल। कैसे कमर्शियल हो सकता है, क्योंकि आज भी हम उसी जगह जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े हुए हैं। मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि जो अभी समय चल रहा है उसमें भी लोगों की समस्याएं बनी हुई है लगातार, कि थिएटर उतना डेवलप नहीं था, और ऐसा क्या करें कि जो आज समस्या है हमारे पास वो आगे आने वाले समय में दूर हो जाए, कि थिएटर उतना कमर्शियल बन पाए। वो कैसे, किस तरह से संभव है, क्या सोच है आपको उसके बारे में? गोविंद, मैं इसमें देखिए, आप इस तरह से, तो ये जो संकट की बात है, ये ज्यादा लागू होता है हिंदी रंगमंच पर, हिंदी रंगकर। हम्म। एकदम ठीक ये स्थिति बांग्ला रंगमंच या कन्नड़ रंगमंच, मराठी रंगमंच, असमिया थिएटर के साथ ये नहीं है, सौभाग्य से। उसकी दो तीन इसकी उससे कारण है। एक तो हिंदी में रंगमंच या थिएटर कभी भी दर्शकों के लिए उनकी आंतरिक आवश्यकता की चीज नहीं रहा, मन बहलाव की चीज रहा है, समय काटने का जरिया रहा है। दिक्कत यहीं से आती है। और थिएटर का कोई अपना इकोनॉमिक्स इस देश में नहीं रहा है। कोई कारपोरेट इसमें पैसा नहीं लगाता। अब कारपोरेट पैसा लगा भी रहा है कुछ जगहों पर, तो एक खास तरह के आयोजन पर, और एक कुछ बड़े शहरों में रहने वाले कुछ रंगकर्मियों पर सीमित तरीके से। उनके लिए थिएटर दूर दराज या दूसरे प्रदेशों का थिएटर नहीं है। कुछ लोगों पे तो ये इस तरह से उनकी प्राथमिकता में भी थिएटर नहीं है। हिंदी रंगमंच का जो आर्थिक आधार बन नहीं सका, या बाद में और कमजोर हो गया, पहले कुछ था भी, उसकी वजह दो तरफा है। एक तो मैंने कहा दर्शकों की ओर से जो उदासीनता है, कि वही दर्शक पीवीआर में जाएगा, 400 का टिकट लेगा, सिनेमा देखेगा, चला आएगा। लेकिन नाटक में 200 का टिकट देने में उसे दिक्कत आती है, उसे असुविधा होती है, उसकी अपेक्षाएं बदल जाती है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी आती है रंगकर्मियों की, थिएटर वालों की। आखिर हम ऐसा क्या दे रहे हैं कि हमें इस नाटक को देखने के लिए कोई 200-400 रुपए खर्च करके देखे? हम उसके बदले में उसे कौन सा आर्टिस्टिक जो है, आर्टिस्टिक प्लेजर दे रहे हैं, या जिसे कहते हैं खुशी दे रहे हैं, या हमारा नाटक
200 के लायक है या 2 कौड़ी का है। क्योंकि दर्शकों को जो जोड़ने में, ऑडियंस बिल्डिंग में बहुत सचेत ढंग से थिएटर वालों की ओर से, खासतौर से हिंदी थिएटर वालों की ओर से बहुत कोशिश नहीं हुई। कुछ ग्रुप्स की है, उनके पास उनके अपने दर्शक हैं और उनका अपना आर्थिक आधार है, जिनके पास ये संकट नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास ये नहीं। तो ये पहल रंगकर्मियों की ओर से करनी पड़ेगी कि आपको एक क्वालिटी देनी होगी, ना कि क्वांटिटी। कि आपको तय करना होगा कि आप एक अच्छा थिएटर दें। अच्छा थिएटर देखने के लिए लोग आएंगे ऑडिटोरियम तक, पैसा लेके देखेंगे, जैसे कि दूसरी भाषाओं नाटकों में होता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन उस सपोर्ट का उपयोग कितना होता है ये सोचने का विषय तो अभी भी है। जितना बिल्कुल, गवर्नमेंट सपोर्ट को उसकी नीयत में दिक्कत नहीं है। बात यह है गवर्नमेंट सपोर्ट लेकर आप करते क्या है, आप कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आपने अपने प्रोडक्शन में कितना पैसा डाला, उसका परिणाम क्या था जी। और ये कितना रचनात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल किया। और गवर्नमेंट आपको एक नाटक के लिए सपोर्ट दे सकती है, लेकिन वो आपको एक अच्छा नाटक बनाने की तरकीब नहीं दे सकती, वो आपको खुद ही हासिल करना होगा। हाँ, क्योंकि हम वो कर सकते हैं या शायद उसमें और आगे बढ़ सकते हैं, शायद हम लोग ही उस तरह से मेहनत नहीं करते या कहीं तो कुछ कमी है आए जो मैंने वो कहा ना रास्ता कि यहाँ जिम्मेदारी रंगकर्मियों की ज्यादा है कि वो पहले तो दर्शकों को इस बात की तैयार करें, उनका नाटक इस लायक है कि वो आके देखें, और इस नाटक इस लायक है कि वो पैसे देके देखें। जी जी, वो बहुत कोई जरूरी है, क्यों अपना समय खराब करना चाहेगा। क्योंकि अब वो समय आ गया जहां हमें ये सब सवालों का सामना करना पड़ेगा और इनसे आगे निकलना पड़ेगा, नहीं अगर तो रंगमंच पर जीवन निर्भर करके रहना है, बिताना है, तो आपको आप शौकिया करते रहिए समय बिताने के लिए, शाम काटने के लिए, अलग बात है। लेकिन आपको अगर पेशेवर तरीके से, जिम्मेदार ढंग से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी रोटी, आपकी जिंदगी की जरूरत थिएटर से पूरी हो, तो आपको एक क्वालिटी ही नहीं, बहुत सी क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन है सर आपके लिए, मैं पढ़ बिल्कुल। देता हूँ कि इलाहाबाद में जब आप काम करते थे तो खास तौर पर बैक स्टेज के साथ, तब रिहर्सल में डिसिप्लिन और समय पर आने ना आने का क्या तजुर्बा है आपका? ये सवाल किसका है ये? आशुतोष चंदन का। ये सवाल का सही उत्तर आशुतोष चंदन के पास होगा। जी और मेरा मानना है कि जिनसे मैंने जी सीखा है, जिन गुरुओं के साथ, जी जिनको देख कर, जिनके साथ रह के, जी कि आपका कोई भी काम हो, डिसिप्लिन हो, अगर आप उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो वो चीज आपसे सधती नहीं है। जी अनुशासन, इसे शुरुआत में तुमने कहा कि समय तो अपने कंट्रोल में रहता ही है, तो एक ऐसी चीज है जो अनुशासन भी अपने कंट्रोल में है। आपसे अच्छा अभिनय नहीं होता, अलग बात। आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मान लिया। आप नाटक अच्छे देखे नहीं है, ये भी मान लिया, वो स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन समय के पाबंद तो आप हो ही सकते हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है। या समय पर कोई आयोजन, कोई नाटक शुरू कर सकते हैं, ये तो अपने नियंत्रण में है। और जब समय ही हाथ से छूट जाएगा, तो फिर कौन सा कला माध्यम आपके हाथ में आएगा, क्या आएगा। तो समय की पकड़ और उसकी परख दोनों होनी चाहिए। और समय के साथ जो हमें समय की जरूरत है, और समय की नब्ज पर हाथ होना चाहिए, जिससे आप अपने माध्यम को साध सकें और अपने समय को जवाब भी दे सकें। सही है सर, क्योंकि सचिन सर भी कहते थे कि समय पे नहीं हो तो फिर थिएटर का कोई मतलब ही नहीं, आप यहाँ से जाएं।
सचिन बात सर मैं के भी साथ, उपेंद्र के साथ मैंने यही देखा, चाहे भानु सर के साथ, कारण जी के साथ, इन लोगों ने, या रुद्रदा के साथ, समय को नहीं छोड़ा और तभी समय इनकी अलग से पहचान करता है। जी सर। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। थैंक यू गोविंद, और मुझे भी बहुत सुख मिला और पुराने यार हो इसलिए बात करने में और भी मुझे मजा आया। जी सर, मुझे बहुत ज्यादा, बहुत समय बाद आपसे मिला। हम लोग बहुत और सी नाट्य यात्रा साथ उसके यात्री रहे, सहयात्री रहे हैं, जी सर। उसका अलग मजा है। जी तो वो सब याद करने की बात है, उसे सहेजने की बात है, और जी उसी वजह से ये बात आज हुई और अच्छा लगा, मुझे भी बहुत सुख मिला। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल, फिर आगे भी बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। जरूर तो जरूर, कभी भी, जी जी, कभी जरूर भी सर। किसी। थैंक यू सर। ठीक है।